नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। सबसे पहले ये जो हमारी क्लास है आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे आज बलराम सर। ये लाइव होने वाली थी बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस नेगेटिव आप लोगों को जो है क्लास प्रोवाइड नहीं कर पाए लाइव, तो हम लोगों ने सोचा कि रिकॉर्डेड ही प्रोवाइड कर देते हैं। देखो बलराम सर को लगभग 3 साल का एक्सपीरियंस है, बच्चों को प्रैक्टिकल भी करवा चुके हैं, आईटी में पढ़ा भी चुके हैं, तो उन्हीं से ही जो है पूरी कोशिश की है कि आप लोगों के लिए क्लासेस कंडक्ट करवा सकें। और पूरी कोशिश रहेगी कि वो क्वेश्चंस को आप लोगों के लिए डीपली लेके जाए। पहला टारगेट हम लोग एनपीसीएल और बीएआरसी को लेके चल रहे हैं। इनके एग्जाम आप लोग जानते हैं, एनपीसीएल के तो सर पर है, बीएआरसी की भी डेट आप लोगों को जल्द से जल्द मिल जाएगी। तो हमारा फिर फोकस जो है पूरा बीएआरसी पे आ जाएगा। फिर धीरे धीरे करके जैसे जैसे एग्जाम हमारे लिए आते रहेंगे, चाहे मिंट का हो, चाहे डीआरडीओ का हो, या फिर किसी अन्य डिपार्टमेंट का हो, आप लोगों के लिए हम लोग पूरा फोकस उस पर करना शुरू कर देंगे। मैं एक चीज और बोलूंगा कि जो भी आप लोगों का फीडबैक हो, नेगेटिव पॉजिटिव, प्लीज आप लोग जो है हमारे साथ जरूर शेयर करना, ताकि हमें पता चल सके कि आगे आप लोगों के लिए किस तरीके से कार्य करना है। और जो बलराम सर आप लोगों को पढ़ाएंगे, क्लास का फीडबैक हम लोगों को जरूर चाहिए, क्योंकि उसी के बेस पे सारी चीजें आगे कंडक्ट की जाएगी। क्योंकि अभी हमने 25 तक के आसपास क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लिए हैं। जब आप लोगों के फीडबैक जिस तरीके के आएंगे, फिर आगे भी आप लोगों के लिए हम लोग क्वेश्चंस ऐड करेंगे और आपके अकॉर्डिंग फिर जो है सारा कार्य किया जाएगा। बलराम जी, ओवर टू यू, आप स्टार्ट कर सकते हैं और बच्चों को जो है क्वेश्चन समझा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सर के लिए थैंक यू सो मच, उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं आप लोगों की क्लासेस बहुत अच्छे तरीके से लूं। सबसे पहले हमारा फोकस एनपीसीआई और बीआरसी के क्वेश्चन को लेकर के है, जो आगे आने वाले हमारे एग्जाम्स हैं। कुछ हमने क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं, जिनकी मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आने वाले एग्जाम में या एनपीसीआईएल हो या बीआरसी, उनमें आने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी है। इन क्लासेस को शुरू में लेने का मतलब ये है कि सारे क्लासेस जो थ्योरी के हैं, ईडी के हैं और डब्ल्यूसीएस के हैं, ये सारे क्लासेस शुरू से लगाए लास्ट तक, चाहे वो क्वेश्चन फॉर्म में हो चाहे वो थ्योरेटिकल फॉर्म में है, वो मेरे द्वारा ली जाएंगी। तो आप लोग बताइएगा इस क्लास के बारे में कि आप लोग को मतलब मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे हैं। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्वेश्चन कैसे कैसे इंक्लूड करने हैं, कैसे ले आने हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन पे अपने चलते हैं, देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा, जो कि पूछ रहा है हमारा परिशुद्ध मापन में सन्निवेशी प्रमापी से जोड़े जाते हैं। स्लिप गेज इन प्रेसिजन मेजरमेंट आर ज्वाइंट बाई, मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्लिप गेज जो हमारे जोड़े जाते हैं वो किस प्रकार से जोड़े जाते हैं, उनको जोड़ने की जो मेथड होती है वो क्या कहलाती है। ऑप्शन में हमारा दिया है एडिशन, दूसरा ऑप्शन है हमारा स्लीपिंग, असेंबलिंग और रिंगिंग। ये चारों ऑप्शन है हमारे। हम सारे ऑप्शन को वेरीफाई करेंगे और जो हमारा ऑप्शन है उसे भी वेरीफाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। क्लासेस कैसे हैं आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो इसका आंसर है वो हमारा रिंगिंग विधि है। रिंगिंग विधि है तो वो क्यों है वो हम देख लेते हैं। रिंगिंग विधि है तो उस मेथड को कैसे करते हैं, उनको स्लिप गेज जो होते हैं हमारे जोड़ने की प्रक्रिया क्या होती है उसे हम जान लेते हैं। जो हमारे स्लिप गेज होते हैं वो दो स्लिप गेजों को जोड़ने की प्रक्रिया हमारी वो होती है कि सबसे पहले हम दोनों स्लिप गेज को एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री एंगल पे रखते हैं और उन्हें जोड़ने से पहले पीछे ले आते हैं। पीछे ला करके हम उन्हें एक दूसरे के ऊपर चढ़ा देते हैं। ये जो प्रक्रिया पूरी हमारी कहलाती है वो हमारी रिंगिंग मेथड कहलाती है। और इनको जोड़ने की प्रक्रिया जो हमारी होती है एक दूसरे को इस प्रकार से, वो हमारा होता है कि इनके बीच में जो डस्ट हो वो निकल जाए, जो एयर फंसे हुए हैं वो निकल जाए। ये हमारी मेथड होती है जो हमारी रिंगिंग मेथड कहलाती है। हमारा ऑप्शन है रिंगिंग। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है, सीएनसी मशीनिंग केंद्र में जो हमारा शब्दावली सी है वो क्या दर्शाता है, वो पूछा है इसमें से। जो हमारा सीएनसी है, ये सीएनसी, उसमें जो ये हमारा सी है वो क्या दर्शाता है। कंप्यूटराइज्ड एंड कंट्रोल्ड, कंबाइंड एंड कंबस्टन, कैथोड एंड केमिकल, या कैसेट एंड कंट्रोल्ड। इसमें से हमें ऑप्शन है। अब हम देख लेते हैं सीएनसी क्या होता है। सीएनसी का जो फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर
न्यूमेरिकल कंट्रोल, ये हमारे होते हैं इसके फुल फॉर्म। तो हमारा कंप्यूटर और कंट्रोल देखना है किसमें है, जो हमारा पहले ही ऑप्शन में है कंप्यूटराइज्ड एंड कंट्रोल, ये हमारा ऑप्शन पहला सही है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन हमारा ये है, एक माइक्रोमीटर में 0.02 mm की धनात्मक त्रुटि है, यदि मापा गया पाठ्यांक इतना है तो सही रीडिंग क्या है, हमें बताना है, हमें ज्ञात करना है सही रीडिंग क्या है। तो इसको लगाने का जो तरीका है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले माइक्रोमीटर में जो धनात्मक त्रुटि होती है, एक होती है धनात्मक त्रुटि और एक होती है हमारी ऋणात्मक त्रुटि। जब हमारा माइक्रोमीटर धनात्मक त्रुटि देता है तो जो हमारा मापा गया पाठ्यांक होता है उसमें से ये हम घटा देते हैं, और जब हमारा निगेटिव एरर देता है और जो मापा गया पाठ्यांक हमारा जितना रहता है उसमें से वो हम जोड़ लेते हैं। तो ये हमारा है 25.41 mm। हमारा एरर कितना है 0.02 mm, और ये हमारा धनात्मक त्रुटि है। धनात्मक त्रुटि में जब हमारा कोई माप देता है तो उसे हम इसमें से घटा लेते हैं। तो इसमें हमारा 9 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा पॉइंट, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 52। ये हमारा ऑप्शन किस में है, ऑप्शन ए में है। क्वेश्चन का मतलब क्या है कि कोई हमारा माइक्रोमीटर है जिसका पाठ्यांक हमारा इतना आ गया है, पर हम जानते हैं उसमें हमारा जो धनात्मक त्रुटि है वो 0.02 है। तो हम माप लेने के बाद इसमें क्या ऐसा परिवर्तन करें, क्या करें कि हमारा माप ये एरर जो है वो खत्म हो जाए। तो माप लेने के बाद इसको हम घटा देने के बाद ये जो हमारा आ रहा है वो हमारा राइट आंसर है या फिर राइट माप है। इसका जो इसका रीडिंग है वो ये है हमारा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो टेपर से है। उपरोक्त स्केच के लिए शाफ्ट व्यास पर टेपर क्या है वो हमें बताना है। इसमें टेपर क्या है तो हम जानते हैं, जब हम टेपर क्वांटिटी निकालते हैं तो उसमें हमारी एक बड़ी डायमीटर दी रहती है, एक छोटी डायमीटर दी रहती है, और उस टेपर की लंबाई दी रहती है। सिर्फ इतने मैनेजमेंट हमारे जब दिए रहते हैं क्वेश्चन में तो हमें पता लगता है कि इसका टेपर क्वांटिटी पूछ रहा है। टेपर क्वांटिटी का सूत्र क्या होता है वो हम देख लेते हैं। टेपर क्वांटिटी का फॉर्मूला हमारा होता है, टेपर क्वांटिटी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, के से करते हैं। इसका हमारा फॉर्मूला होता है बड़ा डायमीटर माइनस छोटा डायमीटर बटे एल, और ये एल हमारा क्या होता है, जितना लंबाई में हमारा टेपर दिया गया है वो उसकी लंबाई होती है। अगर हमारा किसी फॉर्मूले में बड़ा एल दे दिया है तो उसका मतलब होता है कि सिर्फ टेपर ही नहीं, टेपर के बाद भी जो आगे आगे हमारी लंबाई दी हुई है या फिर पीछे हमारी लंबाई दी हुई है पूरी लंबाई हमारी बड़ी एल से डिनोट करते हैं। तो इसका ऑपरेशन हम कर देते हैं। बड़ा डायमीटर हमारा ये रहा जो हमारा 36 दिया है, माइनस छोटा डायमीटर हमारा 30 है, 30 ले लेते हैं, बटे एल कितना है हमारा, एल मतलब टेपर की लंबाई 60 है। ये हम देख लेते हैं, ऊपर 6 आ जाएगा, 60 है, 6 से कितने बार में कट जाएगा, 10 टाइम 1/10 जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अभी जो पहले क्वेश्चन आया था उसमें दिया था कि हमें सी बताना था क्या है, अब इसमें हमें बताना है कि एन क्या है। अभी अभी हमने सीखा है कि कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल जो होता है COMPUTER, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, ये जो न्यूमेरिकल है वो अब हमसे पूछा है। न्यूमेरिकल मतलब एन, जो बीच में है एन उसका मतलब पूछा है न्यूमेरिकल। तो इसमें हम देखेंगे न्यूमेरिकल कहां पे है, तो न्यूमेरिकल हमारा यहाँ पे, ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। ये रहा हमारा नंबर, ये रहा हमारा तटस्थ, ये रहा हमारा
संकेतन, जो कि हमारा किस में मिल नहीं रहा है, हमारा न्यूमेरिकल किस में मिल रहा है, ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। हम समय को कहीं इधर उधर ना करते हुए सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को अटैक करते हैं। देखते हैं हमारा आगे का क्वेश्चन क्या है। अब ये क्वेश्चन पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। मैट्रिक बाहरी चूड़ी में टैप बर्मा के आयाम का परिकलन करने का सूत्र क्या है। मतलब ये पूछ रहा है इन मैट्रिक एक्सटर्नल थ्रेड मींस बाहरी थ्रेड का फार्मूला, जो उसका टैप ड्रिल साइज होता है उसे निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है। तो ये हमारे फॉर्मूले होते हैं दो तरह के। एक फॉर्मूला होता है जो 60 डिग्री 60% हमारा एक्यूरेसी देता है, और एक जो होता है फार्मूला वो हमारा 100% एक्यूरेसी देता है। तो इसमें तो हमसे पूछा नहीं है कि 60% वाला बताना है या 100% वाला बनाना है। तो हमें जब दोनों सूत्र याद रहेंगे तो हम उसमें देख लेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमें दिया हुआ है। अब हम देख लेते हैं दोनों ऑप्शन दोनों क्या होते हैं। ये 60% में होता है, मतलब ये होता है कि पूरी शुद्धता में हमारा माप नहीं देता है, मेजरमेंट नहीं करता है, रीडिंग नहीं देता है। ये जो फॉर्मूला है हमारा वो होता है हमारा मेजर डायमीटर माइनस जो इसका होता है थ्रेड पिच, और जो 100% की एक्यूरेसी में माप देता है वो हमारा होता है मेजर डायमीटर माइनस 2 गुणे डेप्थ। ये होता है हमारा 100%। अब देखते हैं ये कौन सा है हमारा। ये जो हमारा फॉर्मूला है 60% वाला वो हमारा ऑप्शन ए में दिख रहा है, और ये जो हमारा है डेप्थ न दे करके इसके जगह पे दिया है थ्रेड पिच। अब जैसे कि हम एक क्वेश्चन पे रिप्लाई ले लेते हैं इसका कि कैसे इसका यूज करते हैं। जैसे कि हमें किसी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि 10 मल्टीप्लाई m का मतलब होता है मेट्रिक 1.5 mm का ये हमारा टैप ड्रिल साइज बताइए। तो m से मतलब होता है हमारा ये मेट्रिक है, 10 है हमारा मेजर डायमीटर, 1.5 है हमारा पिच थ्रेड। इसके माध्यम से भी हम इसे ज्ञात कर सकते हैं, और जो 100% वाला है उसके माध्यम से भी हम ज्ञात कर सकते हैं। इन सभी फॉर्मूलों का बिल्कुल अच्छे तरीके से ऑपरेशन जब हम प्रॉपर क्लास लेंगे उसके बाद करेंगे। अभी हम जितने क्वेश्चन लाए हैं उसको क्वेश्चन को आंसर क्या है वो हम देख लेते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है वो हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, अस्थाई बंधन के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर परमानेंट फास्टनिंग। हम जानते हैं फास्टनिंग कई प्रकार के होते हैं, मीन्स 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से हमारा पूछा है परमानेंट फास्टनिंग। एक होता है हमारा परमानेंट फास्टनिंग, एक होता है हमारा टेम्पररी फास्टनिंग, एक होता है हमारा सेमी परमानेंट फास्टनिंग। तो हमें इसमें पूछा है परमानेंट फास्टनिंग क्या है। अब देख लेते हैं, हमारा स्टड दिया हुआ है, एक की दिया हुआ है, एक स्क्रू दिया हुआ है और एक रिवेट दिया हुआ है। तो हम कहीं और ना ध्यान देते हुए हम अपने ऑप्शन पे ही देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, क्योंकि हमें ज्ञान तो बहुत होता है फास्टनिंग के बारे में, पर हमें ऑप्शन में जो दिया है उसी के अनुसार हमें ऑप्शन का आंसर देना रहता है। स्टड क्या होता है? स्टड वो होता है जिसकी दोनों तरफ चूड़ियां कटी होती हैं, बीच में प्लेन होता है, मीन्स इसे भी हम चूड़ी के द्वारा कसते हैं और खोलते हैं। जिसको हम आसानी से खोल सके और टाइट कर सके वो हमारा होता है टेम्पररी में। परमानेंट क्या होता है? इसको भी की को भी हम यूज करते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, आराम से डाल सकते हैं। जो रिवेट होता है हमारा, इसको हम आसानी से निकाल और डाल नहीं सकते हैं। ये हमारा आता है परमानेंट फास्टनिंग में। स्क्रू क्या होता है? कहीं पे हम किसी चीज को कस दिए हैं, वो हमारा स्क्रू होता है, उसको आराम से हम खोल भी लेते हैं। पर हम रिवेट को एक बार जब ज्वाइंट कर देते हैं तो उसको खोलने के बाद वो दोनों पार्ट खराब हो जाते हैं। रिवेट भी हमारा खराब हो जाता है और हमारा पार्ट भी खराब हो जाते हैं। अब ज्यादा समय न लेते हुए हम सारे क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा हमारा ये हमारा क्वेश्चन है WCS का। इसमें आपको वही क्वेश्चन मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए, चाहे वो इसरो हुए चाहे वो DRDO हुए, उन्हीं से क्वेश्चन उठाए हुए हैं। और जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है ऐसे ही क्वेश्चन आपको NPCIL और BRC में देखने को मिलेंगे। ये क्या है पूछ रहा है हमारा, 10x माइनस रूट में 3 इक्वल टू 0
तो x जो है ये हमारा उसका मान पूछा है कि क्या होता है। तो हम देख लेते हैं इसका। tan x माइनस रूट में 3 इज इक्वल टू 0 ये दिया हुआ है। tan x जब हम किसी भी माध्यम को एक इज इक्वल टू से दूसरी तरफ भेजते हैं तो उसका साइन हमारा चेंज हो जाता है। ये हमारा प्लस हो जाएगा, प्लस जो कि हमारा छिपा रहता है ये हो जाएगा हमारा। अब tan x दिया हुआ है, अब tan के फॉर्म में हम देखते हैं रूट 3 में किसका मान होता है। एक होता है 0, एक होता है 30, 45 और 60 और 90। ये हमारा tan में होता है tan x और tan 60 का मान होता है। अगर आपको tan 60 का मान ये होता है पता नहीं है और एक छोटा सा फॉर्मूला आपको पता है कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा और cos थीटा, ये आपकी छोटी सी फॉर्मूला जो याद है इससे हम निकाल सकते हैं। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर 60 में है तो हमें पता कर लेना है tan 60 डिग्री का मान क्या होता है रूट 3/2 बटे में cos 60 का मान क्या होता है 1/2। पहला गुणे चौथा, दूसरा गुणे तीसरा करेंगे 3 कट जाएगा, हमारा रूट 3 आ जाएगा जो हमारा tan का मान हो जाएगा। फटाफट हम इससे ज्ञात कर लेंगे। अब tan से tan हमारा मिल रहा है ये हट जाएगा और x बराबर हमारा 60 डिग्री आ जाएगा जो कि हमारा 60 डिग्री बी में है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट अपने क्वेश्चन को निपटा लेते हैं और देखते हैं क्या अगला क्वेश्चन कह रहा है। ये हमारा बोल रहा है, ये आर वैल्यू से दिया हुआ है 12.5 अंक हमारा क्या दर्शाता है। इस फंक्शन में ये जो 12.5 है वो क्या दर्शाता है, मशीनिंग अलाउंस या सरफेस पैटर्न या रफनेस वैल्यू या मशीनिंग मेथड, ये चारों हम देख लेते हैं इसमें कहां पे क्या क्या दर्शाए जाते हैं। जो 12.5 होता है वो हमारा दर्शाता है खुरदरापन मान। यहीं पे होता है हमारा सिंबल, वो सिंबल हमारे 4 तरह के होते हैं, सारे हम बनाएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। फटाफट हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। जब आपको ब्रीफली क्लासेस मिलेंगी तो हर चीज प्रॉपर तरीके से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाई जाएंगी और बताई जाएंगी। जो हमारा रफनेस वैल्यू होता है वो ये हमारा होता है। ये जो 5 होता है हमारा वो होता है हमारा मशीनिंग अलाउंस। मतलब ये 5 है कि मतलब ये नहीं कि 5 ही रहता है, वहां पे कुछ भी हो सकता है। 12.5 के जगह पे 6 हो सकता है, 4 हो सकता है, 1 हो सकता है, 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे जो मीनिंग दिया हुआ है वो हमारा मेथड है। मेथड का मतलब वहां पे फेसिंग हो सकता है, ड्रिलिंग हो सकता है, टर्निंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो हमारा क्या होता है मशीनिंग मेथड, ये होता है। सरफेस पैटर्न, जब हम इनके द्वारा अलग कुछ और ऑपरेशन करते हैं वहां हम ब्रैकेट में लिखते हैं एफ, और ये होता है हमारा अन्य प्रोसेस जो हम मशीनिंग कार्य में अगला प्रोसेस मतलब 5, 6, 7, 8 जो एक ही जॉब में ऑपरेशन करते हैं उसके बाद जो ऑपरेशंस आए जाते हैं वो एफ में लगाते हैं जो हमारा है सरफेस पैटर्न। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा ये है 5 डिग्री आर्क मिनट के बराबर होता है। मतलब 5 डिग्री में हमारा कितना मिनट होता है ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हम जानते हैं 1 मिनट में 1 डिग्री में हमारा 60 मिनट होता है। कितना होता है 60 मिनट होता है। सिंपल पूछा है 5 डिग्री बराबर कितना होता है, तो 60 बराबर हमारा 5 हो जाएगा, 6 5 3, 300 मिनट हो जाएगा जो कि हमारा ये रहा 300 मिनट। फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फटाफट हम आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। ये भी हमारा स्लिप गेज से है। स्लिप गेज का मतलब कोण मापना है इसका। ये जो 200 mm है, प्रश्न पढ़ लेते हैं। 200 mm लंबे साइन बार, ये जो होता है हमारा ये साइन बार की लंबाई होती है। 200 हो सकती है, 150 हो सकती है, 250 हो सकती है, 300 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ये हमारी होती है 200 mm की साइन बार कहा है। और इसमें कहा है इसका उपयोग करके 30 डिग्री कोण के लिए और स्लिप गेज की ऊंचाई ज्ञात करना है। मतलब ये हमारा बी जो है वो हमारा सरफेस प्लेट है। सरफेस प्लेट पर रख करके हम, ये क्या है हमारा स्लिप गेज है। स्लिप गेज की ऊंचाई हमसे पूछा है। अब हम सब कुछ प्रॉपर लिख देते हैं। ये होता है हमारा
स्लिप गेज। स्लिप गेज होता है, ये हमारा होता है साइन बार, ये होता है हमारा सरफेस प्लेट। सारी चीजें प्रॉपर तरीके से हो गई। अब हम देख लेते हैं इसे सॉल्व कैसे करेंगे। मतलब ये पूछा है कि यहाँ पे कई तरह के स्लिप गेज जोड़े गए हैं, कई तरह के स्लिप गेज जोड़े गए हैं। उन्हें जोड़ने की तरीका हम आपको बताएं, शुरू में ये क्वेश्चन आया था। जो जोड़ने की प्रक्रिया है वो हमारी रिंगिंग मेथड कहलाती है और इसी की ऊंचाई हमसे पूछा है। तो हम त्रिकोणमिति के सिद्धांत से जानते हैं कि हमारा ये होता है कर्ण। क्या होता है हमारा? कर्ण होता है। ये हमारा होता है लंब, हम जानते हैं। और जब कर्ण और लंब में हमारा साइन किसका होता है? साइन थीटा का। नहीं पता है तो एक छोटे होने पे हमें पता था कि लाल बटे कक्का, ये पता था। ये होता है हमारा साइन, ये हमारा कास होता है, ये हमारा टेन होता है। तो साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो हमारा लंब क्या है? जो स्लिप गेज है जो हमारा ए से दर्शाया है इसी का मान हमसे पूछा है। और कर्ण क्या है हमारा? कर्ण हमारा 200 mm दिया हुआ है। साइन थीटा, साइन थीटा कितना दिया है? 23 डिग्री दिया हुआ है और ए बटा 200 दिया हुआ है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। साइन 30 का मान होता है हमारा 1/2 बराबर ए बटा 200 हमारा दिया हुआ है। 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, ए बराबर हमारा 100 आ गया। अब ए बराबर 100 कैसे आया है? यहाँ पे 100 हुआ, काट देने पे इसका गुणा यहाँ पे करेंगे, इसका गुणा यहाँ पे, तो ए बराबर हमारा 100 आ जाएगा। और जो कि 100 हमारा इसमें 100 इसमें दिया हुआ है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। और फटाक से टाइम इधर उधर न करते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फटाफट सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। पूछा है ट्रिपेनिंग ऑपरेशन इज परफॉर्म फॉर प्रोड्यूसिंग। ट्रिपेनिंग जो ऑपरेशन होता है वो हम किस कार्य के लिए करते हैं? ब्लाइंड होल बनाने के लिए करते हैं कि बिग लार्ज साइज बनाने के लिए करते हैं, लार्ज साइज होल बनाने के लिए करते हैं, या स्टेप बोरिंग के लिए करते हैं? यहाँ पे बिग साइज है, यहाँ पे स्मॉल साइज है। तो ट्रिपेनिंग जो ऑपरेशन होता है जब हमारा बड़े आकार में ड्रिल करना होता है, बड़े आकार में होल करना होता है, तब हम करते हैं किसका प्रयोग? ट्रिपेनिंग मेथड का। जैसे हम इतना है, इतना ड्रिल हम आसानी से ड्रिल के अनुसार अगर कर लेते हैं और हमें ड्रिल करना है किसी सरफेस प्लेट पे इतना बड़ा, तो हम किसका यूज करेंगे? ट्रिपेनिंग का। ये जो मेथड होता है हमारा ट्रिपेनिंग प्रोसेस। ट्रिपेनिंग प्रोसेस कैसे कैसे करते हैं, जब प्रोसेस प्रॉपर क्लासेस ली जाएंगी आपको, तो सारी तरीके से हर चीज आपको प्रॉपर तरीके से बताई जाएंगी। ये हमारी प्रक्रिया कहलाती है ट्रिपेनिंग। मतलब ट्रिपेनिंग किसके लिए यूज होता है? वो हमारा होता है बिग साइज होल बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है हमारा ये रहा। क्या पूछ रहा है अगला क्वेश्चन? अ फेस प्लेट इज हेल्ड एट। मतलब पूछ रहा है ये एक फलक पट्टिका को रखा जाता है, मतलब फेस प्लेट को हम कहां पे रखकर यूज करते हैं? तो फेस प्लेट जो होता है हमारा वो हेड जो होता है हमारा लेथ मशीन के हेड स्टॉक के स्पिंडल पर इसे फिट करके करते हैं। जो हमारा फेस प्लेट होता है और जो हमारा फोर्जा चक होता है, ये दोनों हमारे जो अनियमित जॉब होते हैं, जैसे टेढ़े मेढ़े जो जॉब होते हैं, उनको पकड़ के मशीनिंग करने की जब हमें जरूरत होती है, तब हम या तो फेस प्लेट या तो फोर्जा चक का यूज करते हैं। जब हमारे 3 जो यानी 3 से डिवाइड होने वाले पार्ट होते हैं, जैसे त्रिकोणी वाले या फिर हेक्सागोनल, मतलब 3 से डिवाइड होने वाले जब पार्ट होते हैं वो हमारे किस में बांधे जाते हैं? थ्रेजा चक में। थ्रेजा चक होता है हमारा सेल्फ सेंट्रिक, उसमें हमें सेंटर में करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो हमारा फोर्जा चक होता है उसमें हम सरफेस गेज के द्वारा उसे सेंटर में करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा हेड स्टॉक स्पिंडल। जो हमारा लेथ मशीन होता है, एक तरफ होता है हमारा हेड स्टॉक, एक तरफ होता है हमारा टेल स्टॉक। तो हेड स्टॉक के स्पिंडल में हम इसको फेस प्लेट को बांधते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है शीतलक के रूप में प्रयुक्त घुलनशील तेल और पानी का सामान्य अनुपात होता है। द जनरल रेशियो ऑफ सोल्यूबल ऑयल एंड वाटर यूज एज कूलेंट। मतलब हमें एक अच्छा कूलेंट बनाने के लिए
किस रेशियो का यूज करते हैं, मतलब पानी कितना डालते हैं और घुलनशील तेल कितना डालते हैं। ये तो सबको पता है कि पानी अगर हम 20 लीटर रखेंगे तो हम घुलनशील तेल को 1 लीटर रखते हैं, तो ये हमारा रेशियो कितना बन जाता है 1:20। एक क्वेश्चन सबसे अच्छा इसमें पूछता है ये कि कूलेंट बनाने के लिए हम प्रोसेस कौन सा करते हैं, मतलब ये कि हम घुलनशील तेल में और पानी को डालते हैं या पानी में घुलनशील तेल को डालते हैं। तो हमारा सबसे अच्छा तरीका होता है 20 लीटर पानी में 1 लीटर सोयाबीन ऑयल जो होता है उसे हम डाल के अच्छे से बनाएं, ये तरीका हमारा सबसे अच्छा होता है। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछ लेता है पानी को पहले कर देगा और घुलनशील तेल को बाद में कर देगा, तब हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अभी जो क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन ये सही है, ये नहीं सही है। जो हमने बताया आपको, अगर पानी आगे कर देता है और घुलनशील तेल पीछे कर देता है तब इस ऑप्शन में हमारा ये सही होगा, अदरवाइज हमारा ऑप्शन ये सही है। दोनों मेथड आपको पता चल गए। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, जैसा कि कल आपको सर ने बताया होगा कि हमने एक प्रतियोगिता रखी है जिसमें आपको एनरोलमेंट होना एक अच्छा, अपने आप को, अपने पढ़ाई को भापने का एक अच्छा अवसर है, जिसमें फीटर के अलग हैं और इलेक्ट्रीशियन के अलग, दोनों टेस्ट अलग अलग दिए जा रहे हैं। इनका डेट क्या सर ने रखा है 16 तारीख को, 16 तारीख को शाम 8 बजे से 8:50, मतलब 50 क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें और 50 क्वेश्चन 50 मिनट में ही आपको सॉल्व करके सबमिट कर देना है। जो हमारा फीटर का है डेट वो हमारा 16 को है, जो हमारा इलेक्ट्रीशियन का वो हमारा 17 को है। डेट हमारा सेम है और प्राइस के लिए आपको सर ने बता ही दिया होगा कितना अच्छा प्राइस है, वो तो आप लोगों ने वीडियो में देख लिया होगा। जिन लोगों ने एनरोलमेंट कर लिया है उनके लिए बहुत अच्छा है, जिन लोगों ने नहीं किया है जल्दी से जल्दी कर लें, उनको अपने तैयारी को एक मापने का एक अच्छा तरीका है। अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है। क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष माप औजार है। अब हम जानते हैं प्रत्यक्ष माप क्या होते हैं, अप्रत्यक्ष माप क्या होते हैं, फटाफट देख लेते हैं। प्रत्यक्ष माप वो होते हैं हमारे जो हमारे डायरेक्ट माप देते हैं, अप्रत्यक्ष माप होते हैं जो किसी संसाधन के माध्यम से हम माप लेते हैं। इसमें पूछा है हमारा इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल। इनडायरेक्ट मतलब किसी और के माध्यम से हमें वो माप देते हैं, वो हमारे होते हैं इनसाइड कैलिपर। इनसाइड कैलिपर क्या होते हैं, जब हम किसी भी जॉब को, राउंड बार जॉब को, बाहरी सतह को मापना होता है तो आउटसाइड कैलिपर से हम माप लेते हैं और स्टील रूल यानी दूसरा संसाधन उसमें लग रहा है, स्टील रूल के माध्यम से हम उसमें राइट जो हमारा मेजरमेंट है उसको माप लेते हैं। और ये देख लीजिए वर्नियर कैलिपर, ये भी डायरेक्ट माप देता है। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर ये भी हमारा डायरेक्ट माप देता है। इनसाइड माइक्रोमीटर ये भी हमारा डायरेक्ट माप देता है। जो ये होता है हमारा वो डायरेक्ट माप नहीं देता है, किसी और संसाधन यानी स्टील रूल पे जब रख के हम उसे मापते हैं तब हमारा वो सही माप देता है। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन रहा हमारा ये, इसे बताइए वह उपकरण है जिसका उपयोग बड़े वृत्त बनाने के लिए किया जाता है। वृत्त, ड्रिल नहीं, वृत्त बनाने के लिए। वृत्त मतलब जैसे हमारा होता है इतना छोटा वृत्त बनाना है या इतना छोटा वृत्त बनाना है, इतना बड़ा वृत्त बनाना है। तो जब हमें बड़ा वृत्त बनाना होता है जैसे 4 इंच, 5 इंच, 8 इंच, 10 इंच का, तब हम यूज करते हैं इसका ट्रेमल का यूज करते हैं। इसको यूज करने का तरीका क्या होता है, इसके एक स्टैंड को हम एक जगह पे लगा देते हैं और दूसरी जगह को माप के हम चारों तरफ से इसे घुमा देते हैं, हमारा माप बन जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जिससे यूज करते हैं वो हमारा होता है ट्रेमल। ये हमारा प्रोसेस होता है, ये हमारा क्या कहलाता है, ट्रेमल। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है ये जो फिगर है मतलब उपरोक्त चित्र में दिखाए गए जांच उपकरण का नाम बताइए। नेम ऑफ द चेकिंग इंस्ट्रूमेंट शो इन ओवर फिगर। ये जो हमारा फिगर है वो क्या माप देता है उसे हमें बताना है। पिच गेज है या सेंटर गेज है
या रेडियस गेज है या एंगल गेज है। इसे पहचानने का सबसे अच्छा तरीका और सबसे इजी तरीका क्या है, हम इसके ऊपरी आवरण को देखें। ये कैसा बना हुआ है, रेडियस के आकार का बना हुआ है, यानी मुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले पता चल जाता है हमारे इस इंस्ट्रूमेंट को देख करके कि ये हमारा है रेडियस गेज। पिच गेज क्या होता है, पिच के ऊपरी आवरण को हमारा रख के मापा जाता है। सेंटर गेज क्या होता है, किसी भी जॉब का सेंटर पता किया जाता है इससे। एंगल गेज क्या होता है, एंगल गेज भी हमारा इसी तरह का होता है, उस पे एंगल बने हुए होते हैं, उसे हम एंगल मापते हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन ये रहा। पूछा है कार्बन व्यापन की एक प्रक्रिया है, कार्बोराइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ। कार्बोराइजिंग जो प्रक्रिया है वह किसके अंतर्गत आती है, वो हमसे पूछा है। वो केस हार्डनिंग के अंतर्गत आता है, या एनिलिंग के अंतर्गत आता है, या नॉर्मलाइजिंग के अंतर्गत आता है, या टेम्परिंग के अंतर्गत आता है। तो ये होता है हमारा जो टेम्परिंग होता है, जो केस हार्डनिंग होता है, उसी में हमारा आता है कार्बोराइजिंग। केस हार्डनिंग का मतलब होता है किसी भी पदार्थ का, किसी भी कटिंग टूल का ऊपरी आवरण हार्ड कर देने की प्रक्रिया जो होती है वो हमारी केस हार्डनिंग कहलाती है। केस हार्डनिंग में हम अलग अलग तरीके से जॉब को हार्ड करते हैं। अब हम देख लेते हैं एनिलिंग क्या होता है। एनिलिंग भी एक अलग प्रक्रिया है। जो टेम्परिंग है वो भी हमारा अलग प्रक्रिया है, जो हमारा ये नॉर्मलाइजिंग है वो भी हमारा एक अलग प्रक्रिया है। पर जो केस हार्डनिंग है उसके अंदर भी कई प्रकार की प्रक्रियाएं की जाती हैं, जिसमें से एक होता है हमारा कार्बोराइजिंग। इन सभी प्रक्रियाओं को हम अच्छे से देखेंगे। अभी के लिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा। अगला क्वेश्चन ये है 90 डिग्री रेडियन में, मतलब रेडियन में इसको चेंज करके बताना है। 90 डिग्री को हम रेडियन में चेंज करेंगे तो हमारा कितना आएगा। तो हम सबसे पहले जानते हैं रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। अब यहां पे दिया है पाई, पाई बाई 2, पाई बाई 3, पाई बाई 4, मतलब कि होता है इसे हम रेडियन भी कहते हैं और इसे हम मैथ में जब लगाते हैं उसे पाई भी कहते हैं। तो इसका मतलब होता है यहाँ पे तो 180 ऐसे ही दे दिया है, और जो कि हमारा पूछा है ऑप्शन में 90 डिग्री कौन सा ऑप्शन होगा। ये तो कट गया, ये तो होगा नहीं। इसे देख लेते हैं, पाई बाई 2 दिया है, पाई का मान जानते हैं 180 यहाँ पे दिखा है, यहाँ पे 2 है नीचे, 2 से काट देंगे हमारा 90 डिग्री आ गया। ये रहा हमारा आंसर। इसे भी देख लेते हैं, 180 हो जाएगा ऊपर, नीचे 3 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 6, ये हमारा 60 हो जाएगा, जो कि हमारा है नहीं, ये तो नहीं होगा। पाई बाई 4 देख लेते हैं, पाई का मतलब है 180 बाई 4। अब इसे काटेंगे, काटेंगे कितना आ जाएगा, 4 चौका 16, 2 4 5 20, यानी 45 डिग्री, जो कि हमारा ये ऑप्शन हमारा बी में है। ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा। चारों ऑप्शन को हमने देख लिया कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। पूछा है किसी बर्मा को उसके अस्तर से निकालने के लिए प्रयुक्त औजार कहलाता है। द टूल यूज्ड टू विड्रॉ अ ड्रिल फ्रॉम इट्स स्लीव इज कॉल्ड। मतलब जब हम बर्मा, मतलब वो होता है ड्रिल ही होता है। ड्रिल को हम जब स्पिंडल से बाहर निकालते हैं तो कौन सी ऐसी टूल है, कौन सा ऐसा जॉब है जो हमें सहायता प्रदान करता है। जब हमें ड्रिल को, जो हमारा ड्रिल का स्पिंडल जो है वो मशीन के स्पिंडल से छोटा रहता है, उसमें हम स्लीव लगाते हैं, और स्लीव को निकालने और जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है वो किसकी सहायता से हम करते हैं, वो हमारा होता है ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट को जो उसमें एक होल होता है उसमें रख के मार देते हैं और हमारा ड्रिल बाहर आ जाता है आसानी से। और किसका प्रयोग करते हैं हम, वो हमारा होता है ड्रिल। ये ड्रिल पुलर होता है, एक एलन की दिया है, एक टेपर की दिया है। इन सभी को देख लेते हैं। एलन की क्या होता है, किसी भी हेड पर, जब कोई हेड है हमारा वो स्क्रू है और वो कसा हुआ है, उस पर हेड नहीं है, हेड के अंदर जो खोलने और कसने की प्रक्रिया है वो दी हुई है, तो उसको हम कहते हैं एलन की। अब ये जो होता है टेपर की, टेपर की का रेशियो कितना होता है, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। टेपर की का मतलब होता है एक तरफ छोटा एक तरफ बड़ा, ये होता है हमारा टेपर। और टेपर की जब हम की पढ़ेंगे तो टेपर की के बारे में पढ़ेंगे। टेपर की का रेशियो होता है 1:100, मतलब होता है एक इधर
और इधर यानी जो बड़ा डायमीटर है और जो छोटा डायमीटर है, इनके बीच का अंतर हमारा एक होता है जो माइनर, बहुत ही माइनर होते हैं, वो होते हैं हमारे टेपर की। टेपर की कहाँ यूज होते हैं? जो शाफ्टों में यूज होते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन अपना देख लेते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है हमारा ये रहा, ये हमारा WCS का क्वेश्चन है। ये जितने भी क्वेश्चन आप लोगों ने इससे पहले देखे हैं या 2-4 क्वेश्चन और है आगे देखेंगे, वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आए हुए हैं। ये हमारा क्वेश्चन है WCS का। इसको करने का तरीका क्या है देख लेते हैं। रूट में 7 प्लस अंडर रूट 5 ये दिया हुआ है, मल्टीप्लाई रूट में दिया हुआ है 7 माइनस अंडर रूट 5। हम एक फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, एक कोष्टक में होता है a प्लस बी, एक में होता है a माइनस बी। इन दोनों का फॉर्मूला होता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे a मान लीजिए, इसे b, यहाँ पे a, यहाँ पे b, a प्लस बी, a माइनस बी, जो कि हमारा दिया हुआ है। तो हमारा क्या आ जाएगा? a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो हमारा a पे मान कितना है? अंडर रूट 7 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा, और बीच में माइनस है, माइनस लगा दिया। रूट में 5 पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से अंडर रूट खत्म, स्क्वायर से अंडर रूट खत्म, 7 माइनस 5 इक्वल टू हमारा 2 आंसर आ गया। फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हमारा 2 यहाँ पे है। अगला क्वेश्चन पे हम चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित में से किस सामग्री को सबसे कम कर्तन की गति पर खरादा जाता है, मतलब कटिंग स्पीड पर, सबसे कम कटिंग स्पीड पर दिए हुए ऑप्शन में किसे काटा जाता है? Which among of the following materials shall we turn at the lowest cutting speed? सबसे कम कटिंग स्पीड पर किसका मशीनिंग किया जाता है, ये हमारा क्वेश्चन पूछा है। इसमें दिया है ब्रास, इसमें दिया हुआ है हमारा ब्रास, माइल्ड स्टील, अलॉय स्टील और ग्रे कास्ट आयरन। हम सभी जानते हैं जब हमारा कटिंग टूल कोई भी होता है और जो 2 या 2 से अधिक मटेरियल से मिलकर बना होता है तो उसे हम अलॉय कहते हैं, और जब 2 या 2 से अधिक मटेरियल से मिलकर बना रहेगा तो ऑटोमेटिकली हार्ड हो जाएगा। तो सबसे हार्ड जो होता है मशीनिंग करते समय उसकी स्पीड हम सबसे कम रखते हैं। इसमें अगर सबसे लोवेस्ट पूछेगा तो एक है हमारा माइल्ड स्टील, एक है हमारा पीतल, ये होते हैं हमारे कम हार्ड। उसके बाद हमारा है ग्रे कास्ट आयरन, और सबसे जो हार्ड है वो हमारा है अलॉय स्टील। तो सबसे कम गति पर इसमें पूछा है, सबसे कम गति पर जब हम किसी के मशीनिंग करेंगे इस ऑप्शन में वो कौन सा है, तो हमारा है अलॉय स्टील। अलॉय स्टील आपको बता दिया 2 या 2 से अधिक मटेरियल को जो हम साथ में लेकर के बनाते हैं तो उसे हम अलॉय कहते हैं। ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। इसमें पूछा है छोटे परिशुद्धता घटकों और माप उपकरणों के लिए किस प्रकार की चूड़ी उपयुक्त है, इसमें पूछा है। मतलब इस क्वेश्चन का मतलब ये है छोटे छोटे प्रकार के जो हमारे उपकरण होते हैं उनको बनाने के लिए उनमें जो चूड़ियां यूज होती हैं वो किस प्रकार की चूड़ी यूज होती हैं। What type of thread are suitable for small precision component and measuring instrument? ये पूछा है। ऑप्शन क्या दिया है? ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड, विदवर्थ स्क्रू थ्रेड, एक्मी थ्रेड और स्क्वायर थ्रेड। तो हम सभी लोग जानते हैं बीए थ्रेड जो होता है वो हमारे बहुत छोटे छोटे यानी घड़ियों में जो यूज होते हैं, जो हमारे स्क्रू जो थ्रेड कटे होते हैं उसमें हमारे बीए थ्रेड का यूज किया जाता है। तो ये हमारा होता है। डिग्री भी देख लेते हैं सभी का। ये 47.5 डिग्री इसका इंक्लूडेड एंगल होता है। इसका होता है हमारा 55 डिग्री। ये होता है एक्मी, सब लोग जानते हैं 29 डिग्री। स्क्वायर का 90 डिग्री। ये सभी लोग के इंक्लूडेड एंगल हैं। और जो क्वेश्चन में हमारा पूछा है वो हमारा है बीए थ्रेड। बीए थ्रेड हमारा यही कहलाता है, यही कहता है जो हमारे छोटे छोटे प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें जो हमारी चूड़ियां कटी होती हैं वो हमारी कटी होती हैं बीए थ्रेड के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इतना ही क्वेश्चन थे हमारे पास, जो कि क्वेश्चन का काउंट था 25 क्वेश्चन थे हमारे पास। अब 25 क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन रहे होंगे इतना ही क्वेश्चन थे। अगर
और आपको अब यही बताना है कि क्लास कैसे लगे हैं, पॉजिटिव निगेटिव जो भी आपका रिस्पॉन्स है। क्लास अगर शुरू से लगा है, लास्ट तक देखे हैं आप, तो जरूर बताइएगा हमें क्लास कैसा लगा है। उसके बाद हम एग्जाम के अनुसार हम इस क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।